नमस्कार। नीट 2020 के क्रैश कोर्स में आज हम लोग एक नया टॉपिक, नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आम तौर पर ज़्यादातर बोर्ड्स के सिलेबस में क्लास 12 के सिलेबस में आता है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात किया है, ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स की बात हम लोग कर चुके हैं, अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम लोग करेंगे इसके बाद। और आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम मीन कर रहे हैं जो शुरू का एकदम से एलिमेंट्री चैप्टर है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होती है, रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और सर्किट एनालिसिस कैसे होता है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को कहा जाए, दो गिवन पॉइंट के बीच उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए, उससे किसी ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट निकालने के लिए कहा जाए, किसी गिवन पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमिन करने के लिए कहा जाए, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर पाएंगे। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट एनालिसिस, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और आज फर्स्ट चैप्टर की ही बातें करेंगे। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैं मीन कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा यूनिट, ये पूरी चीज हम लोग इस यूनिट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे। बट टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट एन इलेक्ट्रिक करंट इज, व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हम किसे कहते हैं, और हम कब कहेंगे कि किसी कंडक्टर में कोई एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। यहां से बातों को शुरू करके और फिर हम लोग ओम्स लॉ और रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशंस और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, ये तमाम तरह की बातें करेंगे। और फिर हम लोग प्रॉब्लम्स कैसे, किस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन कॉन्सेप्ट पर आधारित पूछे जाते हैं, और उन सवालों को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय कौन सी बारीकियां हमें बरतनी पड़ती हैं और हम कैसे उसको आसानी से बना सकते हैं, उसके क्या स्किल्स होंगे, उसके लिए कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स क्या हो सकते हैं, इसकी बातें हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसका वेरी फर्स्ट चैप्टर इस यूनिट का, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर से यूजुअली हम लोग मीन करते हैं मेटालिक कंडक्टर, बट कंडक्टर ऐसे किसी भी मटेरियल मीडियम को हम कह सकते हैं विच अलाउज चार्जेज टू फ्लो थ्रू इट, विच अलाउज अ पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ऐसा कोई भी मीडियम, नॉट नेसेसरीली अ मेटालिक कंडक्टर, ऐसा कोई भी मीडियम जो अपने थ्रू चार्जेस के फ्लो को अलाउ करे अंडर प्रॉपरली अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कंडीशन। जिस मीडियम में चार्ज का फ्लो करना पॉसिबल हो अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो ऐसे किसी भी मीडियम को हम कंडक्टर कहते हैं। बट आमतौर पर जब कुछ नहीं कहा जाता है तो कंडक्टर से हम लोग सिंपली मीन करते हैं मेटालिक कंडक्टर। तो कोई भी अगर कंडक्टर है, उस कंडक्टर के किसी गिवन क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस
पर सेकेंड चार्ज का अगर नेट ट्रांसफर हो, इफ अ नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस across a given cross section of a conductor per second, तब हम लोग कहते हैं कि there is a current in conductor। सपोज कीजिए ये कोई कंडक्टर है और इसके एंड्स के बीच हम लोगों ने कोई पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह अप्लाई किया होगा, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। मतलब ऐसे कंडीशंस कुछ अप्लाई किए गए हैं कि इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन के एक्रॉस पर सेकेंड चार्ज का नेट ट्रांसफर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर में करंट है और अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज का नेट ट्रांसफर हुआ है इस क्रॉस सेक्शन के एक्रॉस, तो पर सेकेंड कितने चार्ज का नेट ट्रांसफर होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इसी को हम लोग एवरेज करंट इन दिस कंडक्टर बोलेंगे। सो आई एवरेज इज डिफाइंड एज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर हम लोग ये जो टाइम का इंटरवल लिए हैं, हम लोगों ने जो लिया है कि डेल्टा टी टाइम में इस वाले क्रॉस सेक्शन के एक क्रॉस डेल्टा क्यू चार्ज का नेट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो टाइम का इंटरवल लें वो अगर बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम ले, बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इतना छोटा कि हम कह सकें कि लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो जब टाइम का इंटरवल इतना छोटा है कि टाइम का इंटरवल 0 को टेंड करेगा, तो जब भी टाइम का इंटरवल 0 को टेंड करेगा तो वो एक खास इंस्टेंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। और वो जब इसी डेफिनेशन में हम लोग टाइम के इंटरवल पर कंडीशन लगा देते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो वो किसी खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उस कंडक्टर के उस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस चार्ज के ट्रांसफर होने का रेट बताता है, और उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट, तो इंस्टेंटेनियस करंट एट ए गिवन टी इन दिस कंडक्टर will be defined as I is equal to limit delta t tends to 0 delta q by delta t means dq by dt। और इसी बात को आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज across a given cross section of conductor with time, या time rate of transfer of charge across a given cross section of conductor is called instantaneous current। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का कूलम्ब पर सेकेंड, इसी को एम्पियर भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर, और जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए। तो 1 कूलम्ब पर सेकेंड इज 1 एम्पियर। तो जब भी आप ऐसा कहीं लिखते हैं या ऐसा कहीं पर पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अ करंट इज देयर इन अ कंडक्टर और ए करंट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, तो उससे हमें ये सेंस करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि कंडक्टर के अंदर कोई ऐसा
फिजिकल कंडीशन बना हुआ है जिसके वजह से उस कंडक्टर के किसी गिवन क्रॉस सेक्शन के एक्रॉस चार्ज का नेट ट्रांसफर हो रहा है पर सेकेंड किसी गिवन डायरेक्शन में। और मैं यहां आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिकल वायर है, दिस इज एन इलेक्ट्रिकल वायर, और इसमें 2 एम्पियर का करंट इधर से इधर जा रहा है। तो इसमें फ्लो करने वाले करंट का एक मैग्नीट्यूड है 2 एम्पियर और एक डायरेक्शन भी है, इधर से इधर जा रहा है। द करंट हैज अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों चीजें होने के बावजूद इलेक्ट्रिक करंट इज सपोज्ड टू बी ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इन दोनों चीजों का रहना किसी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने का सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, यहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट इज सपोज टू बी अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि जो आप कहते हैं वेक्टर के केस में कि वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, व्हाट डू वी मीन बाय टेलिंग कि वेक्टर्स डू हैव अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन? इसका मतलब है कि डायरेक्शन का उस फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा प्रोड्यूस्ड फिजिकल इफेक्ट पर प्रभाव है। अगर सेम मैग्नीट्यूड का फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग डायरेक्शन में कंसीडर किया जाए तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी इज सेम बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट, जो फिजिकल इफेक्ट मिलेगा इट मे बी डिफरेंट। तो इसी बात को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे बोलते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों चीजें होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, उस फिजिकल क्वांटिटी को जनरल अलजेब्रा के नियमों से ऐड नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट ऐड अलजेब्राइकली, रादर वेक्टर्स के ऐड होने के कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उसकी एक अलग अलजेब्रा होती है जिसको वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। उस वेक्टर अलजेब्रा के नियमों से ऐड होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के केस में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं जरूर, बट इलेक्ट्रिक करंट एड्स algebraically by the rules of ordinary algebra, not by the rules of vector algebra. This is why, in spite of the fact that electric current has magnitude and direction both, electric current is supposed to be a scalar physical quantity. अगर मान लीजिए कोई एक वायर है और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, ये वायर आगे जाकर के 2 भागों में बट जाता है। सपोज कीजिए I इज 10 एम्पियर और इस वाले में I1 करंट गया एंड I1 इज 7 एम्पियर, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको 3 एम्पियर का करंट मिलेगा, 3 एम्पियर का करंट मिलेगा। और यहां पर आ जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। दिस इज अलजेब्राइक एडिशन। अगर ये वेक्टर होता तो 2 वेक्टर्स, एक का मैग्नीट्यूड अगर I1 है और दूसरे का मैग्नीट्यूड I2 है,
और उन दोनों वेक्टर्स के बीच कुछ एंगल है थीटा, तो उन दोनों का रिजल्टेंट सिंपली I1 प्लस I2 नहीं होगा जैसा कि यहां हो रहा है, उनका रिजल्टेंट होगा √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस थीटा। बट उस रूल को करंट ओबे नहीं कर रहा है, ये सिंपली ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल से ऐड हो जा रहा है, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, it is scalar physical quantity because electric current does not add vectorially। ओके, दूसरी बात, दो तीन बातें इलेक्ट्रिक करंट के पर्सपेक्टिव में जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में पैदा कर सकता है उसको क्लैरिटी से समझ लेना चाहिए। सपोज कीजिए एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई कंडक्टर है, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, लेकिन अगर दोनों जगह एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने मेंटेन किया है इसके अंदर में कि अगर यहां वाले क्रॉस सेक्शन के क्रॉस भी डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज का नेट ट्रांसफर होता है और यहां वाले क्रॉस सेक्शन के क्रॉस भी उतने ही टाइम में उतने ही चार्ज का नेट ट्रांसफर होता है, मतलब ऑन एन एवरेज हम लोग ये कह सकते हैं कि नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज पर सेकेंड अक्रॉस अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज सेम एट बोथ प्लेसेस। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दोनों जगह क्रॉस सेक्शंस अलग अलग हैं, हम कहेंगे कि जितना करंट यहां पर है कंडक्टर में उतना ही करंट यहां पर है। तो कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उसको मतलब सिर्फ इससे है कि उस कंडक्टर के किसी गिवन क्रॉस सेक्शन के क्रॉस पर सेकेंड कितने चार्ज का नेट ट्रांसफर हो रहा है। अगर सेम चार्ज का नेट ट्रांसफर पर सेकेंड हो रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो कम हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, करंट एट बोथ प्लेसेस विल बी सेम, नंबर 1। नंबर 2, अगर सेम चार्ज का नेट ट्रांसफर हो रहा है एक गिवन क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, और वो क्रॉस सेक्शन बड़ा है छोटा है फर्क नहीं पड़ता है, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि उतने चार्ज का उस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस जो पर सेकेंड नेट ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उस क्रॉस सेक्शन को नॉर्मली क्रॉस कर रहा है कि नॉर्मल से सर्टेन एंगल पर चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं उसको, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब कि सपोज कीजिए कोई एक कंडक्टिंग वायर है और इसमें कोई एक करंट फ्लो कर रहा है और यहां पर हमने वायर का एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया और इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज का नेट ट्रांसफर हुआ। सो करेस्पॉन्डिंग टू दैट देयर विल बी सम करंट आई इन द कंडक्टर। और अब इस कंडक्टर को हम ऐसे तिरछा इसके क्रॉस सेक्शन को काट देते हैं इस तरह से कि दो फर्क है यहां पर, एक तो कि यहां पर वाला जो क्रॉस सेक्शन हुआ कंडक्टर का वो इसके बराबर नहीं है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है इसका और इसका। और दूसरी बात कि चार्जेस तो इधर से इधर नेट ट्रांसफर चार्ज का ऐसा हो रहा है, लेकिन इस पर डाला गया नॉर्मल, यहां के क्रॉस सेक्शन के प्लेन पर डाला गया नॉर्मल इधर है। सो चार्जेस आर क्रॉसिंग एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द नॉर्मल डायरेक्शन, चार्जेस आर नॉट क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शन नॉर्मली। इस वाले क्रॉस सेक्शन को चार्जेस नॉर्मली क्रॉस कर रहे हैं, इस वाले क्रॉस सेक्शन को चार्जेस नॉर्मली क्रॉस नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन वो नॉर्मली क्रॉस करें न करें, दोनों जगह क्रॉस सेक्शन सेम हो नहीं हो,
इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों क्रॉस सेक्शन के एक क्रॉस चार्ज का नेट ट्रांसफर सेम अमाउंट से होता है सेम टाइम में, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चार्जेज नॉर्मली क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं, दोनों जगह क्रॉस सेक्शन इक्वल है कि नहीं, अगर इक्वल चार्ज का नेट ट्रांसफर पर सेकेंड होता है तो हम कहेंगे दोनों जगह करंट सेम है। तो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड इन बातों को दिमाग में रखना है। और एक दूसरा क्वांटिटी डिफाइंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर फ्लोइंग नॉर्मली टू दैट क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, सपोज कीजिए हम लोग एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, तो सपोज कीजिए कि यहां पर क्रॉस सेक्शन ऐसा है और यहां पर हमने कंडक्टर को ऐसे कुछ ऑब्लिक काट दिया है और इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है। तो यहां पर चार्जेस इधर से इधर इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस नॉर्मली क्रॉस कर रहे हैं और इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस चार्जेस ऐसे क्रॉस कर रहे हैं नॉर्मल से, सपोज कीजिए थीटा एंगल पर। ये इस वाले क्रॉस सेक्शन पर इसके प्लेन पर डाले गए नॉर्मल का डायरेक्शन है। लेकिन ये बात अलग है कि इस वाले क्रॉस सेक्शन को चार्जेस नॉर्मली क्रॉस नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर क्रॉस कर रहे हैं और इसको नॉर्मली क्रॉस कर रहे हैं। और ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों क्रॉस सेक्शन के क्रॉस सेम टाइम में सेम चार्ज का नेट ट्रांसफर हो रहा है, तो करंट दोनों जगह सेम है। करंट जितना यहां है उतना ही यहां है। अगर ये वाला क्रॉस सेक्शन नॉर्मल है, करंट के डायरेक्शन से वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका प्लेन 90 डिग्री पर है, मतलब क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उसके प्लेन से, उसके सरफेस के प्लेन से 90 डिग्री पर अगर करंट क्रॉस कर रहा है और ये एरिया अगर डेल्टा एस है हम लोग कहें, तो यहां पर करंट डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे I अपॉन डेल्टा एस। तो करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉसिंग दैट क्रॉस सेक्शन नॉर्मली, फ्लोइंग अक्रॉस दैट क्रॉस सेक्शन नॉर्मली। ये अगर इतना करंट इतने बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया के एक क्रॉस फ्लो कर रहा है नॉर्मली टू दैट क्रॉस सेक्शन, तब करंट डेंसिटी हो जाएगा I बाई डेल्टा एस। इस वाले केस में क्या है? करंट तो I ही है, इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस भी सेम टाइम में सेम चार्ज का नेट ट्रांसफर हो रहा है, तो करंट तो यहां भी I ही है, लेकिन वो I करंट यहां वाले क्रॉस सेक्शन को नॉर्मली नहीं क्रॉस कर रहा है, नॉर्मल से थीटा एंगल पर क्रॉस कर रहा है। तो अगर हम लोग यहां पर एक ऐसा क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर लें तो वो इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये वाला क्रॉस सेक्शन है डेल्टा एस डैस्ट और ये थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा और ये इसके बराबर होगा, तो ये डेल्टा एस हो जाएगा डेल्टा एस डैश कॉस थीटा। तो इस वाले क्रॉस सेक्शन पर की करंट डेंसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे? वो करंट तो वहां भी आई है, तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सिंपली लिखना होता तो लिखते I बाई डेल्टा एस डैश्ड। लेकिन इतने बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया को इतना करंट नॉर्मली क्रॉस नहीं कर रहा है,
तो इतने बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया को इतने करंट का क्रॉस करना, बट नॉट नॉर्मली, कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया को नॉर्मली क्रॉस करने के इक्विवेलेंट है, तो वो इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया को नॉर्मली क्रॉस करने के इक्विवेलेंट है, और ये कितना है, डेल्टा एस कॉस थीटा। तो करंट लिखना होगा तो आई ही लिखेंगे दोनों जगह, लेकिन करंट डेंसिटी लिखना होगा तो इसके क्रॉस करंट डेंसिटी होगा I बाई डेल्टा एस डैश कॉस थीटा, और यहां से हम लोग I को लिख सकते हैं J डेल्टा एस डैश कॉस थीटा, और इस करंट डेंसिटी को वेक्टर माना जाता है क्योंकि करंट डेंसिटी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ओरिएंटेशन को बदलने से बदल रहा है। सो हाउ इज इट प्लेस्ड, इन व्हाट डायरेक्शन इज दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्टेड, that is affecting the value of J. So direction comes into picture, and this current density vector is supposed to be a vector quantity, not a scalar. और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर J डॉट वेक्टर डेल्टा एस डैश्ड। और यहां से आपको एक चीज क्लियर है, आप जानते हैं कि एरिया वेक्टर डायरेक्टेड होता है उस क्रॉस सेक्शन के प्लेन पर डाले गए आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग। तो ये जो थीटा है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड और इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का कॉस। तो ये जो थीटा है वो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, और डेल्टा एस डैश इधर डायरेक्टेड है, और थीटा यहां पर करंट और डेल्टा एस डैश के बीच का एंगल है, और वही जे और डेल्टा एस के बीच का एंगल लिया है। यहां से क्या क्लियर होता है कि करंट डेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। तो करंट डेंसिटी वेक्टर, करंट डेंसिटी इज सपोज टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज सपोज टू बी ए स्केलर क्वांटिटी, current density is a vector quantity, and current density vector is directed in the direction of current, in the direction of current, ये करंट के डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। ओके, अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोगों ने कहा, डिफाइन किया कि अगर किसी कंडक्टर के किसी गिवन क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस चार्ज का नेट ट्रांसफर हो रहा है पर सेकेंड, तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब कि चार्जेस अगर मोशन करें कंडक्टर के अंदर और चार्जेस का नेट ट्रांसफर हो अक्रॉस ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, मैं बार बार एक शब्द को जोर देकर के यूज कर रहा हूं, नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। मैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। व्हाट डू आई मीन बाय दैट वर्ड? सपोज कीजिए कोई एक कंडक्टर है और उसके अंदर कुछ फ्री मोबाइल चार्जेस हैं उसके मटेरियल के अंदर में, और चार्जेस रैंडम मोशन कर रहे हैं। कुछ चार्ज इधर से इधर भी जा रहा है, कुछ इधर से इधर भी जा रहा है, कुछ इधर भी जा रहा है, कुछ इधर भी जा रहा है, रैंडम मोशन इज देयर। तो जो कंडक्टर का कोई एक गिवन क्रॉस सेक्शन होगा, उसके क्रॉस किसी गिवन टाइम इंटरवल में कुछ चार्ज लेफ्ट टू राइट भी जाएगा और कुछ राइट टू लेफ्ट भी जाएगा। तो अगर किसी गिवन टाइम इंटरवल में जितना चार्ज का नेट ट्रांसफर हुआ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर उतने ही टाइम इंटरवल में उतने ही चार्ज का नेट ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हम कहेंगे कि कंडक्टर के उस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस चार्ज का नेट ट्रांसफर जीरो हो गया एंड नो करंट इज देयर। लेकिन अगर कोई ऐसा फिजिकल कंडीशन है जो इस बात को फेवर कर रहा है
कि किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में किसी क्रॉस सेक्शन के क्रॉस किसी गिवन टाइम इंटरवल में जितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उससे कम चार्ज का ट्रांसफर हुआ उतने ही समय में उसी क्रॉस सेक्शन के क्रॉस। सपोज कीजिए डेल्टा टी टाइम में लेफ्ट टू राइट 10 कूलम चार्ज का नेट ट्रांसफर होता है और राइट टू लेफ्ट 7 कूलम चार्ज का नेट ट्रांसफर होता है उतने ही देर में, तो हम कहेंगे कि उस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस डेल्टा टी टाइम में 3 कूलम चार्ज का नेट ट्रांसफर हुआ। तो नेट ट्रांसफर मीन्स हो सकता है कि कंडक्टर के किसी गिवन क्रॉस सेक्शन के क्रॉस चार्जेस लेफ्ट टू राइट भी ट्रांसफर हो रहे हों और राइट टू लेफ्ट भी ट्रांसफर हो रहे हों, तो सेम गिवन टाइम में कितना चार्ज राइट टू लेफ्ट गया और कितना चार्ज लेफ्ट टू राइट आया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज कहा जाएगा। And if a net transfer of charge takes place across a given cross section of conductor per second, then only we say that there is a current in conductor. अब सवाल ये उठता है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े हैं और इन बातों को जानते हैं कि मेटल्स के अंदर, जिसको मेटालिक कंडक्टर हम लोग बोलते हैं, उन मेटल्स के अंदर तो चार्जेज रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो चार्ज का तो ऑलवेज मोशन होते रहता है। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इनफाइनाइटली लार्ज अमाउंट में, एंड वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते, इधर से उधर बिल्कुल इरैटिक इरेगुलर रैंडम टाइप का मोशन करते रहते हैं। सो दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, तो चार्ज का तो लगातार मोशन हो रहा है कंडक्टर के अंदर में। एंड इफ मोशन ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, देन कैन वी टेल that an electric current is there in the conductor all the time, no matter whether we apply any potential difference across the conductor or not, no matter whether there is an electric field inside the conductor or not. चार्जेस तो ऑलवेज मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। आंसर है नो। मेटालिक कंडक्टर के अंदर इनफाइनाइटली लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन को जो कंडक्टर के अंदर में अपने अपने रेस्पेक्टिव एटम के आउटर मोस्ट शेल से डिटैच हो चुका है और वो अपने एटम के साथ बाउंड नहीं है, अपने एटम के वॉल्यूम में रहने के लिए अब वो कंस्ट्रेंड नहीं है, पूरे क्रिस्टल लैटिस के वॉल्यूम में कहीं भी अब वो आने जाने के लिए फ्री है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं और वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो मोशन के कंप्लीटली रैंडम होने के कारण, रैंडम मोशन होने की वजह से क्या होता है कि कंडक्टर के किसी गिवन क्रॉस सेक्शन के एक क्रॉस, किसी गिवन क्रॉस सेक्शन के क्रॉस किसी गिवन टाइम इंटरवल में ऑन एन एवरेज जितने चार्ज का ट्रांसफर लेफ्ट टू राइट होगा उतने ही चार्ज का ट्रांसफर राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, बिकॉज मोशन को रैंडम होने के कारण ऑल डायरेक्शंस में मोशन करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है और नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज जीरो होता है। सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल रैंडम मोशन करते रहते हैं और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के क्रॉस इधर से उधर आते जाते रहते हैं, चार्ज का ट्रांसफर होते रहता है लेकिन नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होता है, और हम कहते हैं कि नो करंट इज देयर, द करंट इन कंडक्टर इज जीरो। अब हम ये समझना चाहेंगे कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, कॉपर का इतना बड़ा वायर हमने ले लिया एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन का, और इसके एंड्स के बीच हमने एक सेल या बैटरी जोड़ दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो हम लोग कहते हैं कि कंडक्टर के एंड्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई कर देने से
कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगता है। वी गेट ए नेट करंट इन द कंडक्टर। व्हाई? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देने से ऐसा क्या हो गया कि कंडक्टर में अब करंट फ्लो करने लगा। कंडक्टर के किसी गिवन क्रॉस सेक्शन के क्रॉस चार्ज का नेट ट्रांसफर होने लगा। सो व्हाट हैपेंस, लेट अस सी। जब हम लोग कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो देखिए, ऐसे दिखाने का मतलब है कि जो आपका बैटरी है उसका ये वाला टर्मिनल कंपैरेटिवली हायर पोटेंशियल पर है और ये वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर है, और इस टर्मिनल को इस कंडक्टर के इस वाले एंड से जोड़ दिया गया और इस वाले टर्मिनल को कंडक्टर के इस वाले एंड से जोड़ दिया गया। सो व्हाट दिस बैटरी डज, ये बैटरी कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। सो दिस एंड गोज एट कंपैरेटिवली हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू दिस वन। तो कंडक्टर के अंदर एक पोटेंशियल का ग्रेडियंट चलाएगा, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा, और मान लीजिए सहूलियत के लिए यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है तो पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को 6 वोल्ट ले लेते हैं, निगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को 0 वोल्ट ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सही में ये 0 वोल्ट पर होगा, ये 6 वोल्ट पर होगा, लेकिन बिकॉज हम लोग इंटरेस्टेड हैं पोटेंशियल के डिफरेंस में, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस में। अगर ये 9 वोल्ट पर है, ये 3 वोल्ट पर है, अगर ये 6 पर है, ये 0 पर है, ये 4 वोल्ट पर है, ये -2 वोल्ट पर है, हर केस में डिफरेंस इज 6। सो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि एग्जैक्ट पोटेंशियल्स क्या है। तो सहूलियत के लिए जनरली अगर V वोल्ट की बैटरी होती है तो हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को V ले लेते हैं और निगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को 0 ले लेते हैं। ये कन्वेंशन जैसा मामला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वैसा हम लोग माने तो ये V वोल्ट पर है और ये 0 वोल्ट पर है, तो यहां से यहां जाते जाते पोटेंशियल V से घट के 0 हो रहा है। तो जैसे जैसे इस कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ हम जा रहे हैं तो जितना पोटेंशियल यहाँ है उससे कम यहाँ होगा, उससे कम यहाँ होगा, उससे कम यहाँ होगा, उससे कम यहाँ होगा। तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, पोटेंशियल का एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है। एंड व्हाट विल दैट ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डू, उसके वजह से इस कंडक्टर के मटेरियल के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाएगा। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, यूजुअली लोग बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ऐसा होता है किसी आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर। ये कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं है, अगर इसको बैटरी से नहीं जोड़ते तब इसके अंदर हर पॉइंट पर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निश्चित रूप से होता। क्योंकि हमने बैटरी से जोड़ करके इसके एंड्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करवा दिया है, उसकी वजह से अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कंडक्टर के अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्ट करना कंडक्टर के उस आइसोलेटेड कंडक्टर के उस प्रॉपर्टी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है कि कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 होना चाहिए। यहां फील्ड इसलिए है क्योंकि ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। एंड व्हाट विल दिस फील्ड डू नाउ, कंडक्टर के अंदर हर जगह के इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है बैटरी से जोड़ने के कारण, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं विच आर निगेटिवली चार्ज्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर पाए जाने वाले निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स उसको कंपेल करेगा इस दिशा में मोशन करने के लिए, इधर एक्सेलरेट करवाना चाहेगा उसको। तो अब एक खास डायरेक्शन में मोशन फेवर हो रही है इस फील्ड के फोर्स के कारण। तो इस डायरेक्शन में थोड़ा मोशन फेवर्ड है, तो इस डायरेक्शन में मोशन की प्रोबेबिलिटी अब ज्यादा हो जाएगी इसके तुलना में। जब कोई फील्ड अप्लाई नहीं किए थे, मोशन कंप्लीटली रैंडम था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ऑल डायरेक्शंस में मोशन की प्रोबेबिलिटी इक्वल थी और इसलिए नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज अक्रॉस ए गिवन क्रॉस सेक्शन 0 हो जाता था पर सेकेंड या किसी गिवन टाइम इंटरवल में। यहां एक खास डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मोशन करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि रैंडम मोशन कंप्लीटली सीज कर जाएगा,
लेकिन हां, इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसके मोशन को फेवर किया जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में उसके मोशन को फेवर नहीं किया जा रहा है, रादर अपोज किया जा रहा है, फोर्स उल्टा लग रहा है। तो ऐसा होने से क्या होगा कि इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस किसी गिवन टाइम इंटरवल में, या यूं कहें पर सेकेंड, राइट टू लेफ्ट ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा एज कंपेयर टू लेफ्ट टू राइट, और चार्ज का नेट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा कंडक्टर के किसी गिवन क्रॉस सेक्शन के क्रॉस, विच विल गिव अ करंट इन द कंडक्टर, और इसके वजह से कंडक्टर में करंट होगी। तो जब बैटरी से जोड़ते हैं तभी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्यों मिलता है, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट के कन्वेंशनल डायरेक्शन को, उसकी कोई खास वजह नहीं है, शुरू के दिनों में लोगों ने जैसा कन्वेंशन लिया हम वैसे कन्वेंशन आज तक फॉलो करते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वी ऑनर आवर एंसेस्टर फिजिसिस्ट्स। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करती हैं, मतलब निगेटिव चार्जेज फ्लो करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन लिया जाता है। दिस इज जस्ट ए कन्वेंशन, दिस इज नॉट ए रूल। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो हम कहेंगे इस दिशा में करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में, एंड ए करंट फ्लोज इफ एंड ओनली इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर इनसाइड दैट कंडक्टर। अब क्या ये जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया कंडक्टर के एंड्स के बीच, जिसके वजह से कंडक्टर के अंदर के हर पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर गई, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अंदर पाए जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से किसी खास डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन फेवर्ड हो गया, और अब चार्ज का नेट ट्रांसफर होने लगा पर सेकेंड अक्रॉस ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और कंडक्टर में करंट इस्टैब्लिश हो गई। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स इस फोर्स की वजह से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर डेवलप किया पोटेंशियल डिफरेंस के मेंटेन करवाने के कारण, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाया जा रहा है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, उस फोर्स के कारण क्या वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं? क्या एक्सेलरेटेड मोशन करते हुए कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं? तो यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा कंडक्टर के अंदर होता क्या है। कंडक्टर के अंदर डिफरेंट लैटिस साइट्स पर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कहां से आए? जब बहुत सारे एटम्स क्लोजर टुगेदर आए सॉलिड फॉर्म करने के लिए, तो उन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन अपने अपने रेस्पेक्टिव एटम से डिटैच हो गया, और वो एटम पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया, और वो अपने अपने लैटिस साइट पर फिक्स्ड है, और इलेक्ट्रॉन अब उससे फ्री हो चुका है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन, उसी को आप फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल लैटिस के वॉल्यूम में कहीं भी आने जाने के लिए फ्री है, जो रैंडम मोशन करता रहता है। उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ये फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगता है, वो फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाएगा, और जब वो एक्सेलरेटेड मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लैटिस के अंदर में आगे बढ़ेगा, तो वो अपने रास्ते में बहुत सारे जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस डिफरेंट लैटिस साइड्स पर हैं, उनके साथ कॉलिजन कर सकता है, which are much heavier as compared to those electrons, और उस कॉलिजन के दरमियान वो इलेक्ट्रॉन हेविली रिटार्ड कर जाता है, ऑलमोस्ट दे स्टॉप, and from that point they again start fresh motion under the influence of this electric field. So under the influence of the applied electric field, ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ समय तक एक्सेलरेट करते हैं,
फिर कोलाइड कर गए तो हेविली रिटार्ड कर गए, फिर उन्होंने वहां से मोशन करना शुरू किया फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी 0, और फिर एक्सेलरेट किए, फिर कहीं जाकर के कोलाइड कर गए। तो वो अल्टरनेटली एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड मोशन करते हैं। कभी एक्सेलरेट करते हैं कुछ दूर तक, फिर रिटार्ड करते हैं, फिर एक्सेलरेट करते हैं, फिर रिटार्ड करते हैं। उनके मोशन में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों प्रेजेंट होता है, और ऐसा होने के कारण कुल मिलाकर के ऑन एन एवरेज ऐसा लगता है जैसे हर इक्वल टाइम में इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एज इफ ऐसा लगता है जैसे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। सही में इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं करता है, उसका एक्चुअल पैटर्न ऑफ मोशन जो है वो अल्टरनेटली एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड है। वो ऑल द टाइम एक्सेलरेट कर रहा है, कभी एक्सेलरेट करता है, कभी स्पीड अप होता है, कभी रिटार्ड करता है, कभी स्पीड अप होता है, कभी रिटार्ड करता है। लेकिन मोशन में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों के प्रेजेंट होने के कारण ऐसा लगता है जैसे दोनों के इफेक्ट्स एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, और हर इक्वल टाइम में अगर एक मेजरेबल बड़ा सा टाइम इंटरवल कंसीडर करें तो एज इफ कि हर इक्वल टाइम में इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जैसे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। तो इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के अंदर एक कांस्टेंट स्पीड से ड्रिफ्ट करता हुआ माना जा सकता है। सही में उस कांस्टेंट स्पीड से वो ड्रिफ्ट कर नहीं रहा है, लेकिन उसका जो ओवरऑल मोशन का नेचर है उसकी वजह से दिस इलेक्ट्रॉन्स मे बी सपोज्ड टू बी ड्रिफ्टिंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड इनसाइड कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर इनसाइड द कंडक्टर। और जिस कांस्टेंट स्पीड से इन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट करता हुआ मान सकते हैं, वैसे कंडक्टर के अंदर जिसके एंड्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हो और एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा हो, उस कांस्टेंट स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको वीडी से डिनोट करते हैं। ऑन एन एवरेज ऐसा भी नहीं है कि हर इक्वल डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाता है, हर इक्वल टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाता है। नॉट नेसेसरी। दिस कोलिजन इज कंप्लीटली ए प्रोबेबिलिस्टिक फेनोमेना। प्रोबेबिलिस्टिक फेनोमेना हो सकता है कभी ऐसा हो कि सर्टेन 100 पिकोमीटर्स तक कोलाइड नहीं किया इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉजिटिव आयन से, और कभी हो सकता है कि 5 पिकोमीटर के बाद ही कोलाइड कर गया। तो हर बार दो लगातार कॉलिजन के बीच इलेक्ट्रॉन के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंसेस अलग अलग होंगे। लेकिन अगर बहुत सारे कॉलिजन को एवरेज आउट करें तो हम हर 2 कॉलिजन के बीच हम मान सकते हैं कि अगर 100 कॉलिजन में 500 पिकोमीटर आगे बढ़ता है तो ऑन एन एवरेज हर एक कॉलिजन में 5 पिकोमीटर आगे बढ़ता है। So average distance traveled by electrons between 2 successive collisions उसको कहा जाता है mean free path। Average distance traveled by electrons between 2 successive collisions, average distance traveled to successive collisions is called mean free path। इसको हम लोग मीन फ्री पाथ बोलते हैं और यूजुअली इसको एल बार से डिनोट करते हैं। इसी तरह से पहली बार हो सकता है सर्टेन पिको सेकेंड के बाद कोलाइड किया, अगले बार उसे काफी ज्यादा समय तक कोलाइड नहीं किया, उसके अगले बार उसे काफी कम समय में कोलाइड कर गया। तो कुल मिला जुला करके लार्ज नंबर ऑफ कॉलिजन्स का टाइम, अगर टोटल टाइम हम लोग देखें
तो एवरेज टाइम इलैप्स्ड बिटवीन two successive collisions is called relaxation time। उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इसको यूजुअली टॉ से डिनोट करते हैं, टॉ से। तो आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं। आज हमने कुछ भी पढ़ाया नहीं है, जस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस हमने किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले क्लास से हम लोग थोड़ा त्वरित रूप से आगे बढ़ेंगे अपने एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो बिल्कुल फंडामेंटल बातें थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जस्ट एक जेंटल इंट्रोडक्शन हमने किया है, और अगले क्लास में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।